नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस भी बेहद जरूरी है क्योंकि जीवन में अनिश्चितता और बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। ऐसे में इंश्योरेंस न सिर्फ आपको सुरक्षा देता है बल्कि आपको वित्तीय रूप से ज्यादा सक्षम भी बनाता है। और इसीलिए आज योर मनी में हमारा फोकस होगा इंश्योरेंस पर। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है ट्रांसेंड कंसल्टेंसी के कार्तिक जवेरी। कार्तिक, आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज योर मनी में क्या है खास। यूलिप बिक्री के नियम सख्त हुए। IRDA ने एग्रीगेटर साइट्स के जरिए यूलिप की बिक्री पर रोक लगाई। किस तरह का असर होगा कंज्यूमर पर। इंश्योरेंस पॉलिसी और निवेश योजना में क्या है फर्क, कैसे जाने। अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का चुनाव कैसे करें, कैसे जाने कौन सी पॉलिसी है आपके लिए सबसे फायदेमंद। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले एक अहम खबर। यूलिप बेचना अब पहले से मुश्किल हो गया है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने यूलिप बिक्री से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है। अब वेब एग्रीगेटर्स के जरिए यूलिप पॉलिसी नहीं बेची जाएंगी। वेब एग्रीगेटर वो वेबसाइट्स होती हैं जिन पर इंश्योरेंस की तुलना की जाती है। IRDA का कहना है कि उसने मिस सेलिंग को रोकने के लिए ये कदम उठाया है। तो ये कदम कैसा है और क्या मायने निकल कर आते हैं आम ग्राहक के लिए, जानते हैं कार्तिक से। कार्तिक, सबसे पहले तो यहाँ पे नियमों की जो सख्ती हुई है उस पर विस्तार से बात करना चाहेंगे। क्या क्या नियम है जो और सख्त किए गए हैं वेब एग्रीगेटर्स के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हुई है कि उनको बताया गया है कि आप किसी प्रकार का रेटिंग नहीं देंगे। कि जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पे मोबाइल फोन खरीदते हैं तो हम रिव्यूज पढ़ते हैं, तो रिव्यूज में रेटिंग होती है। आमतौर पे होटल का रेटिंग्स होता है, मोबाइल फोन्स की रेटिंग, कोई भी पदार्थ अगर हम खरीदते हैं तो वहाँ पे 4 या 5 या 3.5 का रेटिंग होता है। तो इस प्रकार से रेटिंग होती थी, तो वो अब रेटिंग नहीं रहेगी। यानी कंपेयरिंग जो हम करते हैं अलग अलग तरह की पॉलिसीज की, वो नहीं हो सकती है। कंपेयरिंग हो जाएगा। यानी कि अगर आपको 4 इंश्योरेंस कंपनीज के टर्म प्लान्स का क्या प्रीमियम होगा एक 10 लाख के कवर के लिए, ये जानकारी आपको मिल जाएगी। पर उसमें खाली कवर के साथ और भी बहुत सारी चीजें होती है, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, जिसके बेसिस पे कस्टमर सर्विस जैसे कि उदाहरण के तौर पे है, तो आपको एक रेटिंग होता था कि ये 4 स्टार प्रोडक्ट है, 5 स्टार है, 3 स्टार है, तो वो रेटिंग नहीं होगी। वहां पे किसी प्रकार का कमेंट नहीं कर सकते। यानी कि जो प्रोडक्ट प्रोवाइड ये एग्रीगेटर था वो वहां पे अपनी खुद की टिप्पणी लिखता था, वो अपने निजी विचार थे। मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर को जो भी इंश्योरेंस खरीदना चाहता है उसको ये सारी जानकारी मददगार होती है। तो अब IRDA ये कह रहा है कि ये सारी चीजें आप मत कीजिए, आप सिर्फ नंबर्स दे दीजिए। आप सिर्फ बेसिक कंपैरिजन दे दीजिए। तो बेसिक कंपैरिजन तो हर कोई इतना सक्षम नहीं होता कि वो सारी चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, हर प्रोडक्ट ब्रोशर को पढ़े। और बहुत बार हम ये करते हैं कि समझिए 3 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, तो डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाता है कि कौन सा मेगापिक्सल का कैमरा ले लें। तो उसी प्रकार से अगर पॉलिसी को इजिली कंपेयर करते हैं और साथ में कमेंट्स होते हैं तो वो आसान हो जाता है हमारे लिए। पर ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है ये गाइडलाइंस के हिसाब से। अब IRDA को करना ये चाहिए कि बेसिकली कमीशन बंद कर देना चाहिए, तो उससे सारी मिस सेलिंग का सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा, जैसे कि म्यूचुअल फंड में हुआ है। ये तो एक कदम उन्होंने यहाँ पर उठाया है। लेकिन अगर इसी को और समझना चाहें हम, अब यूलिप एक बहुत नोन इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इंश्योरेंस में, यूलिप में पैसा डालकर। अब क्या करे ग्राहक, अब उनको किस तरह से एक अगर यूलिप पॉलिसी लेनी हो तो किस तरह से तुलना करके खरीदारी करे। देखिए, अव्वल तो मैं यही कहूंगा कि यूलिप लेने से 10 बार पहले सोच ले। यूलिप पहले तो लेना ही नहीं है। और अगर आपको इतनी ही ज्यादा जरूरत है कि आपको यूलिप लेना ही लेना है, तो मेरी सलाह यह है कि आप किसी ब्रोकर से बात कीजिए या आपके एजेंट से बात कीजिए। और एक एजेंट से बात मत कीजिए, 5 एजेंट से बात कीजिए। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्रोडक्ट्स को खुद अपना कंपैरिजन कीजिए। या तो उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनका ब्रोशर है वो डाउनलोड कीजिए, खुद अपना स्टडी कीजिए, या किसी ब्रोकर से मिलिए, क्योंकि ब्रोकर वो एंटिटी होता है जो एक साथ में अन्य कंपनियों के वो प्रोडक्ट बेच सकता है, जबकि एजेंट वो होता है कि जो एक ही कंपनी का प्रोडक्ट बेच सकता है। तो ये फर्क होता है इन 3 चीजों में। तो या तो खुद करे, या एजेंट की हेल्प ले ले, या ब्रोकर की हेल्प ले ले, दैट विल बी द बेस्ट। तो यानी आम कंज्यूमर के लिए साफ तौर से यहाँ पर काम बढ़ गया है, उनकी रिसर्च बढ़ गई है और ब्रोकर की हेल्प लेना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो गया है। योर मनी में अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। हमारे पहले दर्शक हैदराबाद से बिस्वा रंजन फोन लाइन पर है। नमस्कार बिस्वा, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। आप हाँ, मेरा उम्र 33 ईयर्स ओल्ड है। मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ। मेरा इनकम अराउंड 7.2 लाख इनकम है। मेरे पास अविवा का आइटम 50 लाख का है। एगन रेलिगर का 94 लाख का है, प्लस 50 लाख का
एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का है। परचेज वन मोर पॉलिसी दैट इज अविवा आई मैक्सिमाइज। ठीक है। 5,000 पर मंथ। ठीक है। और मेरा पीपीएफ में 30,000 का इन्वेस्टमेंट है। कोई गोल है आपका बिस्वा? हाँ, गोल है मेरा 15 इयर्स में अराउंड आई नीड 70 लाख एंड रिटायरमेंट के लिए अराउंड 1.5 करोड़। ठीक है। इन सब के अलावा अपने गोल को अचीव करने के लिए आपने कहीं और भी कुछ निवेश किया है? I'm interested in investing in other insurance और म्यूचुअल फंड्स आल्सो। ठीक है। आज चूंकि हमारा शो इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है और आपकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हम देख सकते हैं इंश्योरेंस पर ही है, तो हम उसी पर फोकस करेंगे। तो साफ तौर से इन्होंने कार्तिक अपने गोल को पूरा करने के लिए इंश्योरेंस का रास्ता अपनाया है। तो जहां तक टर्म प्लान की बात है, इन्होंने अपनी लाइफ का कवर तो मेरे ख्याल से काफ़ी सही ले लिया है, लेकिन उसके अलावा जो पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। किस तरह की पॉलिसीज़ हैं और क्या उनमें इनको बने रहना चाहिए? देखिए, जाहिर सी बात है कि आपने बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कर लिया। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो केवल इन्वेस्टमेंट पे फोकस कीजिए। ये सब आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपने 3 महीने पहले एक पॉलिसी शुरू की है, ये आपकी आई मैक्सिमाइज। अगर आप चाहें तो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, पर आप क्यों ऐसा करना चाहेंगे? देखिए, आप समझिए कि जो यूलिप पॉलिसी आप ले रहे हैं वो पैसा आपका वही दिन पे मार्केट में डाल रहा है जिस दिन पे अगर आप म्यूचुअल फंड लेते तो वो भी वही पैसा आपका वही मार्केट में डालता। फर्क ये है कि म्यूचुअल फंड में आपका चार्ज 0 होता और यहाँ पे कुछ भी चार्ज देना पड़ता, छोटा कितना ही छोटा हो, पर ये चार्ज आपको देना क्यों है? क्योंकि आपके पास एक चार्ज फ्री ऑप्शन है। तो आप ये सोच के चलिए। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरी ये चीज़ है कि जो आपके गोल्स है, जो आपको करने हैं, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं आपको कुछ एक आइडिया दे दूं। उससे पहले पीपीएफ, बाय द वे पीपीएफ में आप आराम से 50,000, 60,000, 70,000 आपके पास इनकम भी है, आप चाहे तो फुल लिमिट तक जा सकते हैं। दैट इज़ अ गुड प्रोडक्ट। उसमें आपको 8.5% जितना मिलता है। दैट्स वेरी नाइस। अब बात करते हैं आपकी जो गोल्स की। जो 50 लाख अगर आपको जमा करना है, यदि मैं अगर 15 साल का एक एस्टिमेट पकड़ के चलूँ तो आपको करीब 15,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर महीने। अगर आपको बहुत ही कंजर्वेटिव प्रकार की स्ट्रैटेजी करनी है, जैसे कि ये पीपीएफ होता है या फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स टाइप की होती है, जहाँ पे 8% का रिटर्न मिलता है आपको अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप वहीं थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए और म्यूचुअल फंड्स में करें जैसे कि आपने बताया, तो नेचुरली आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब आधा हो जाएगा। 8,000 रुपीज़ भी अगर आप करें तो भी आपका ये गोल अचीव हो सकता है। यानी साफ तौर से इंश्योरेंस रास्ता नहीं है अपने गोल्स को अचीव करने का। तो अब इनके पास जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है, क्या उनमें से किसी में से आप निकलने की सलाह देंगे इनको? अगर इनका एक अभी फ्री लुक इन पीरियड चल रहा है विजन लाइफ पे, तो ऑब्वियसली उसको अवॉइड कर लीजिए और आप उसमें से निकल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये 5,000 का आप वैल्यू देख लें कि एग्जैक्टली आपने 3 प्रीमियम्स भरे हैं, यानी कि 3 महीने का 15,000 भरा है। आप उसमें देख लीजिए कि आपका कितना डिडक्शन हुआ है। मेरे ख्याल से वो 12-13,000 के आसपास आपका फंड वैल्यू होगा। तो अगर आप चाहें तो इसको राइट ऑफ कर सकते हैं और अच्छे से एक म्यूचुअल फंड में एक नया अकाउंट खोलिए। आप चाहे तो इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू करें तो इसमें 100% इक्विटी वाले ऑप्शन में रहिए, ताकि आगे चलते हुए आपको नुकसान ना हो। अगर जो भी चार्जेस में कट जाता है वो शायद इक्विटी के रिटर्न्स में वो आपको मैचअप हो जाए। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा कंजर्वेटिव की ओर ना जाए और इसमें एग्रेसिव स्ट्रेटेजी बना के रखें। बिल्कुल। तो यहाँ पे साफ तौर से जहाँ तक आपकी लाइफ इंश्योरेंस की बात है, आपने एक टर्म प्लान ले लिया जो कि बहुत अच्छा है। आपके पास एक हेल्थ प्लान भी है, हेल्थ कवर भी उन्होंने लिया है, जो भी बहुत अच्छी बात है। बाकी इंश्योरेंस पॉलिसीज में से यहाँ पे आपको निकलने की सलाह दी जा रही है। जहाँ तक आपके गोल्स को अचीव करने की बात है, चूंकि आपका जो टाइम होराइजन है वो काफी लंबा है, काफी बड़ा है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। SIP के जरिए आप निवेश की शुरुआत कीजिए, अपने गोल्स को जरूर अचीव कर पाएंगे। फिलहाल योर मनी में वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जारी रहेगा सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं कार्तिक जवेरी। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। यहाँ पे लखनऊ से मोहम्मद मिनहाज सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। जी, मुझे सवाल पूछ सकते हैं आप। हेल्थ पॉलिसी के बारे में जानकारी चाहिए थी। एगॉन रेलिगेयर की जो हेल्थ केयर करती है उसके बारे में जानकारी चाहिए थोड़ी। और एक इलिप प्लान भी इनका है एगॉन रेलिगेयर का, अभी शायद नया आया हुआ है। 6 साल तक 1 लाख रुपीज का कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, फिर 1.35 का वो रिटर्न देंगे 6 साल के वास्ते। इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी।
एक हेल्थ पॉलिसी के बारे में जानकारी चाहिए थी, 2 ये सवाल थे मेरे। जो आपको अपने लिए हेल्थ पॉलिसी चाहिए, आपके परिवार में सदस्य कितने हैं, कुछ डिटेल्स? मेरे पास तो एक हेल्थ पॉलिसी है इनकी, एसिड लोम्बार्ड की है, मुझे अपनी वाइफ और बच्चे के लिए चाहिए थी। ठीक मैं है, पिछले 3 साल तक कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको, लेकिन हमने वाइफ और बच्चे के लिए चाहिए था एक हेल्थ पॉलिसी। बहुत तो मैंने बढ़िया। रेलिगेयर का पता किया था, एक देखा था, तो अगर आपकी जो भी आपकी जरूर जरूर। तो यहाँ पर कार्तिक से लेते हैं आपके लिए सलाह। तो कार्तिक, मेरे ख्याल से इनको एक फैमिली फ्लोटर अपनाना चाहिए। इनकी वाइफ है और बच्चा है जो कि मेरे ख्याल से सिर्फ 9 महीने का ही है, तो फैमिली फ्लोटर आइडियल होगा। यस एब्सोल्युटली, फैमिली फ्लोटर आपके लिए सही रहेगा। देखिए, आपने जो पॉलिसी ले रखी है वो आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी है, और हम आजकल फ्लोटर इसलिए रेकमेंड करते हैं कि उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास 10 लाख का फ्लोटर है, 10 लाख से डरिए मत, इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला। पर अगर आपके पास 10 लाख का फ्लोटर होता है और समझिए किसी को अगर किसी बीमारी का शिकार हो जाता है, कोई किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी में है तो आपकी जो लिमिट है आपको उतना तक ही क्लेम मिलेगा। जबकि फ्लोटर में यह है कि कोई भी एक इंसान आपकी फैमिली में ऑल द वे 10 लाख तक भी क्लेम ले सकता है। तो एक साल में अगर 10 लाख का लिमिट एक्सपायर नहीं हुआ तो कितनी भी बार आप क्लेम ले सकते हैं, आपको कोई बंदिश नहीं होती जो आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी में होती है। तो 3 लाख के बजाय अगर मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि एक 10 लाख का फ्लोटर लीजिए आप तीनों के लिए। प्रॉब्लम सिर्फ ये होगा कि आपकी पॉलिसी तो ऑलरेडी 2 साल चल चुकी है, वो पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी। यानी कि जो भी अगर आपके लिए है, अगर आपको कुछ होता है तो आपको शायद वेटिंग पीरियड का वो बेयर करना पड़ेगा और 24 महीनों का वापस, पर उसके बाद में आपका सारा फैमिली एक साथ में वो फ्लोटर पॉलिसी में चलेगा और सारे लोग एक दूसरे की लिमिट यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है आपके लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्लान की बात कर रहे हैं आप, देखिए उसमें लगता है इतना लुभावना है, उतना है नहीं, क्योंकि इसमें जो रिटर्न मिल रहा है आपको वो करीब 5% का है। तो 6 साल तक आपने 1-1 लाख रुपया दिया, उसके बाद में आपको 1,35,000 हर बार दे रहे हैं आपको वापस। नेट वो 5% का हिसाब बनता है। उससे तो बेटर है कि आप अपना पैसा पीपीएफ में डाल दीजिए, और जो भी आपकी इंश्योरेंस की ज़रूरत है वो आप चाहे वो सेम कंपनी से इंश्योरेंस में उनका टर्म प्लान ले लीजिए, क्योंकि वो प्लान का प्रीमियम बहुत छोटा होगा और उसका बेनिफिट ऑब्वियसली बहुत बड़ा होगा आपके लिए। तो ये मेरी सलाह है आपके लिए। यहाँ पर थोड़ा सा फैमिली फ्लोटर पर मैं विस्तार से बात करना चाहूँगी आपसे। फैमिली फ्लोटर हमें किन सिनेरियो में लेना चाहिए? जो छोटा परिवार होता है या अगर परिवार के बुजुर्ग भी हम अगर उनको इंक्लूड करना चाहें फैमिली फ्लोटर में, तो क्या ये सही रणनीति होगी? नॉर्मली फैमिली यूनिट को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि आप इंक्लूड हो सकते हैं, आपका स्पाउस इंक्लूड हो सकता है, हस्बैंड या वाइफ, और आपके बच्चे इंक्लूड हो सकते हैं। आपके पेरेंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं, पर उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि फैमिली फ्लोटर उस प्रकार से चलता है कि उसका प्रीमियम डिसाइड होता है जो सबसे ओल्ड मेंबर है। तो नेचुरली अगर आप अपने पेरेंट्स को इंक्लूड करेंगे तो आप सबका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो पेरेंट्स के लिए सेपरेट उनका हस्बैंड वाइफ का एक फ्लोटर पॉलिसी आप ले सकते हैं, और अपने फैमिली के लिए आप एक सेपरेट फ्लोटर पॉलिसी ले सकते हैं। और जैसे कि इनको समझाया था कि यदि आपके फैमिली में 4 लोग हैं तो आपने हर एक ने आपने 3-3 लाख का कवर ले रखा है फॉर एग्जाम्पल, और अगर किसी को 4 लाख की जरूरत पड़ जाती है तो वो पॉलिसी आपकी सिर्फ 3 लाख तक ही हेल्प करेगी, फिर 1 लाख आपको अपनी जेब से निकालना पड़ेगा। जबकि अगर आपके पास 4 लोगों के बीच में अगर 10 लाख का फ्लोटर होता है तो किसी एक को भी अगर 6 लाख की भी जरूरत पड़ गई तो वो पूरा क्लेम ऑनर हो जाएगा। और ये थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी वाला सिचुएशन है कि हर साल हर एक को इतनी बीमारी नहीं होने वाली है, तो अगर किसी को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो कर सकता है, और प्रीमियम जो है आपका वो और भी कॉम्पिटिटिव हो जाता है, ये थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इंडिविजुअल को जोड़े, उसके अगेंस्ट में अगर फ्लोटर का कंपैरिजन करे तो फ्लोटर ऑब्वियसली एक फायदेमंद सौदा निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पे विशाल हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार विशाल, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्ते। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली पता नहीं कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन मेरा सवाल म्यूचुअल फंड पे था एक्चुअली। तो म्यूचुअल फंड्स का तो आज शो नहीं है हमारा, लेकिन आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक्चुअली जनवरी 2014 मेरा टैक्स सबमिशन है, इसलिए मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ALSS स्कीम के द्वारा। सो ये टाइम अच्छा रहेगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, और ALSS स्कीम में अगर है तो कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं ALSS स्कीम में? जरूर। कार्तिक, क्या सलाह होगी यहाँ पर विशाल के लिए? ALSS हमेशा से एक बहुत अच्छा विकल्प होता है टैक्स सेविंग्स के लिए,
बट ये नॉर्मली जनवरी में इस टाइम अच्छा सिचुएशन है क्योंकि मार्केट बहुत ऊंचा नहीं है और जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो आप बाय ऑल मीन्स कर सकते हैं। बहुत सारे चॉइसेस है आपके लिए, ICICI है, HDFC है, DSP, ये फंड चूज कीजिए जिसपे 4 स्टार या 5 स्टार कम से कम हो और जिसका पिछला 7 से 10 साल का परफॉर्मेंस करीब 20% से ज्यादा हो, तो ऐसा फंड ले लीजिए और आप अपने किसी एडवाइजर से बात कर लीजिए, वो आपको आराम से दिखा देगा या वेबसाइट पे भी आपको यही जानकारी मिल जाएगी। जल्द से जल्द विशाल अपने निवेश की शुरुआत आप कर सकते हैं। और इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन आगे हम आपको बताएंगे, देंगे और भी सवालों के जवाब। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं कार्तिक जवेरी। लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पे हमारे साथ फोन लाइन पे डॉक्टर BS खत्री हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैडम मैंने LIC खरीदी थी बॉन्ड, तो उसमें है ना मेरे को यूनिट लिंक दे दिया था प्लान। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ, मेरे को 5 साल हो गए टाइम पीरियड का उसका, और वो नेगेटिव जा रहा है। ठीक है। तो मैं ये कंफ्यूज हो रहा था कि इसको रखूँ या इसको कंटिन्यू करूँ। जरूर। कार्तिक, इन्होंने यूलिप में इन्वेस्टमेंट की हुई और मेरे ख्याल से ये अपने फंड वैल्यू से फिलहाल खुश नहीं नजर आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, किस तरह की रणनीति इन्हें अपनानी चाहिए अभी? देखिए, जाहिर सी बात है डॉक्टर खत्री, ऐसा होता है कि यूलिप की डिज़ाइन ही कुछ ऐसी है, उसकी बनावट ही कुछ ऐसी है कि पहले कुछ साल में आपको नुकसान ही होगा और ये नुकसान में और भी ज़्यादा इंक्रीज इसलिए हो गया है कि क्योंकि लास्ट 5 साल में स्टॉक मार्केट ने भी इतना कोई ज़्यादा खास रिटर्न दिया नहीं है। तो सलाह ये है आपके लिए कि अभी तो आप इसमें से निकलेंगे तो अभी आपका नुकसान हो जाएगा। 5 साल आप कह रहे हैं आपने भर दिया, यानी कि मेरे ख्याल से इसका जो मैंडेटरी, जो अनिवार्य पीरियड होता है वो आपने फुलफिल कर लिया है। तो अभी आपके लिए चॉइस ये है कि आप अपना जो फंड ऑप्शन है वो देख लीजिए, क्या आपका फंड ऑप्शन 100% इक्विटी वाला है या नहीं। अगर नहीं है तो 100% इक्विटी वाला कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगले 2-3 साल में, 4 साल में आपकी फंड वैल्यू ऊपर आ जाएगी, तो ना ही आपका जो गैप है वो भी कवर हो जाएगा और शायद आपको थोड़ा सा मुनाफा भी मिल जाएगा और उसके बाद आप उसमें से निकल सकते हैं। आपको आगे प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका मैंडेटरी पीरियड खत्म हो गया है। और इन फ्यूचर के लिए आप ध्यान रखिए कि ऐसी किसी प्रकार की यूलिप ना लें। आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, म्यूचुअल फंड्स है, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, इक्विटी शेयर्स है, कितनी सारी ऑप्शंस है आपके पास चूज करने के लिए। तो क्यों आप ऐसे ऑप्शन में जाते हैं जहां पे आपका पैसे की नुकसान हो जाता है स्ट्रेट में। बिल्कुल कार्तिक, यहाँ पे ऐसे कई सारे दर्शक हैं मेरे ख्याल से और डॉक्टर खत्री के अलावा भी जो कि यूलिप में धोखे से इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और बाद में फंस जाते हैं। उनको मेरे ख्याल से प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती है, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप न सिर्फ अपने ब्रोकर पर निर्भर रहें बल्कि अपनी भी खुद रिसर्च करें। रिसर्च करना एक बात है, बट इतनी सारी रिसर्च करके उसका समझना और उसमें सेंस बनाना ये इतना आसान नहीं है। बहुत बार हम जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स को भी कोई प्रोडक्ट समझने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, तो और हम ये काम 24 घंटे करते हैं तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए करना ये है आपको कि आप 4 लोगों से अलग अलग मिलिए। आपने 4 लोगों से छोटी सी चीज़ है, अगर आपको एक छोटा सा सूटकेस लेना होता है या कपड़ा लेना होता है तो आप 4 दुकान में जाके भाव पूछते हैं। तो उसी प्रकार से आप 4-5 एडवाइजर्स को मिलिए, हर एक की रणनीति देखिए, हर एक की रिकमेंडेशंस देखिए, उनकी एडवाइजरी स्ट्रेटेजी देखिए, उनकी कैपेबिलिटी देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको भरोसा किस पे करना है। और आमतौर पर आदमी इसलिए फंस जाता है क्योंकि या तो वो मामा के थ्रू लेता है या भैया के थ्रू लेता है या चचेरे भाई या ममेरा भाई, या उसी में फंस जाते हैं लोग मैक्सिमम, क्योंकि सबको अपने अपने टारगेट होते हैं। और इसीलिए मेरी हमेशा से ये आइडिया, अगर सुन रहा है तो उसको सलाह है कि जैसे सेबी ने म्यूचुअल फंड में सारा कमीशन हटा दिया, इस तरह से आप इंश्योरेंस में भी सारा कमीशन हटा दो, सारी मिस सेलिंग बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली और फिर कस्टमर को फी देने दो अपने एडवाइजर को और उसी तरह से ज्यादा प्रोफेशनल लोग भी आएंगे और आपको प्रोफेशनल एडवाइस भी मिलेगी आगे चल के। चलिए, तो यहाँ पर सोच समझ कर ही आपको यूलिप में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या आपको यूलिप खरीदना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक, आज शो पर आकर तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़ योर मनी और सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी यहाँ देख सकते हैं।